उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं मतलब जो प्रकृति जनित हो। ठीक है, आपदाएं दो तरह की होती हैं, एक तो प्राकृतिक और एक मानव जनित। जिन आपदाओं को मानव ने जन्म दिया हो या मानव के कारण, जैसे आपका कोई प्लेन क्रैश हो जाता है या आपका कोई रेल दुर्घटना हो जाती है या सड़क दुर्घटना हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बताओ? मानव जनित आपदा बोलेंगे ना। या किसी बिल्डिंग में आग लग गई तो वो भी क्या होगी? मानव जनित आपदा। या कोई आपका सुरंग ढह गई जहां पर मजदूर काम कर रहे थे, तो वो क्या कहलाएगी? मानव जनित आपदा। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं से आशय ऐसी आपदाएं हैं जो किसके कारण आती हैं? प्रकृति, जिनका जन्म कहाँ होता है? प्रकृति में होता है। ठीक है, तो जब प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं? ऐसे क्षेत्रों में आती हैं जहां मानवीय आवास होते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में बहुत नुकसान करती हैं। समझ गया ना? तो वो आपका आपदा तभी बनती है, सामान्य रूप से आपके जंगल में कहीं पर मान लो भूस्खलन हुआ जहां जानमाल का कोई नुकसान है ही नहीं, या धरती हिली भूकंप के कारण, समझ गया ना, तो हम उसे आपदा नहीं कहेंगे। आपदा का मतलब क्या है? संकट। आपदा का मतलब क्या है? संकट, मानव या किसी भी जंतु पर। समझ गया ना? यदि प्रकृति के कारण कोई संकट आ जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक आपदा कहेंगे। समझ गया ना? और संकट तभी आएगा जब उस क्षेत्र की जो भी गतिविधियां हैं उनका प्रभाव मानव या किसी जंतु पर पड़े। समझ गया ना? तभी वो आपदा कहलाएगी। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा का मतलब वह प्राकृतिक घटनाएं जिससे मानवीय समुदाय या अन्य जंतु बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं, उन्हें हम आपदा बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है। कैसा? हिमालयी राज्य है। हिमालयी राज्य होने के कारण एक तो भूगर्भिक संरचनाएं बहुत कमजोर हैं। समझ गया ना? भूगर्भीय संरचनाएं क्या हैं? कमजोर। समझ गया ना? कमजोर होने का कारण क्या है? हिमालय की उत्पत्ति बाद में हुई है। नवीन पर्वत श्रृंखला है हिमालय, दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है, एक कारण। दूसरा कारण क्या है? हिमालय आपका जो पर्वत प्रदेश है उसमें ढलान बहुत तीव्र है, लोग उन्हीं ढलानों में रह रहे हैं। समझ गया ना? जहां पर आपका गुरुत्वाकर्षण का जो आपका क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के लिए आपका आधार चाहिए होता है, समझ गया ना, उससे विपरीत कार्य करने के लिए वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, तीसरा कारण आपका क्या है? उत्तराखंड में इन भौगोलिक प्रदेशों में हो रहे विकास के अनियंत्रित कार्य। समझ गया ना? जैसे आपका बड़े बड़े बांध बना, समझ गया ना, क्योंकि बांधों में पानी इकट्ठा हो रहा है, तो बांध का जो आपका क्या होता है, दबाव होता है, वो हमेशा तल पर होता है। मान लो ये बांध बन गया, तो इसका सबसे ज्यादा दबाव कहाँ होगा? तल की ओर होगा। और तल में मान लो क्या, दबाव के कारण कोई टेक्टोनिक प्लेट टूट गई तो भूकंप आ जाएगा। ठीक है, तो निर्माण कार्य, टनल बन रही हैं। हमारी हिमालय की भूगर्भीय संरचना वैसे ही कच्ची है, बहुत मजबूत नहीं है। समझ गया ना? संगठित नहीं। अभी सुरंग काटी, कहीं पे सुरंग क्या हो गई? धस गई। समझ गया ना? तो सुरंग के धसने से क्या होगा? उस समय अगर काम चल रहा है तो लोगों की मौत होगी होगी। जैसे आपने पिछले साल कहाँ सुना होगा, ऋषि गंगा में जो तपोवन परियोजना बन रही थी, वहां टनल पर बांध में काम कर रहे थे, ऊपर से बाढ़ में जबरदस्त दबाव आया पानी का, सब लोग गायब हो गए। समझ गया ना? लाशें भी बरामद नहीं हो पाई। ठीक है, टनलों के बैठने से क्या होता है? कई बार भूकंप आ जाता है, कई बार आपका क्या हो जाता है? भूस्खलन हो जाता है। समझ रहे हो? तो मानव ने भी, और उसके अलावा मानव ने अनधिकृत तरीके से निर्माण किए हैं। नदी या फिर हमारे जो भी क्या है, नाले हैं, उनके आसपास में बहुत ज्यादा निर्माण कार्य हुआ है, उनके प्राकृतिक मार्ग को अवरुद्ध करा है। समझ गए ना? ये भी एक कारण है। खनन, नदियों में किया जाने वाला अनधिकृत खनन, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं होती है। समझ गया ना? उससे क्या होता है कि नदी के आसपास जो खनन होता है उससे नदी की काटने की क्षमता तो बढ़ ही जाती है। दूसरा ये होता है कि कई बार नदी अपना मार्ग भी परिवर्तित कर जाती है। समझ गया ना? मान लो नदी बह रही है यहां से, ठीक है, ये नदी मार्ग है, और आपने यहां पर क्या करा? खनन करा, यहां पर खूब बड़ा गड्ढा बना दिया। बरसात आई, नदी ने इसके मुहाने को काटा,
समझ गया ना। नदी इस मार्ग से जाने के बजाय इस गड्ढे में पानी भर करके इसको काटना शुरू कर दिया, तो यहां आपका जो क्षेत्र है इसमें नदी कटान करना शुरू कर देगी या नहीं? क्योंकि प्राकृतिक मार्ग वो था, आपने अनधिकृत खनन करके उसे एक नया मार्ग दे दिया। तो जैसे ही नए मार्ग में जाएगी, समझ गया ना, नदी कटाव करेगी भाई। समझ गया ना, नदी जिस मार्ग में बह रही है वो करोड़ों वर्षों के बहाव के फलस्वरूप कट करके बना है। समझ गया ना, इतनी गहरी गहरी जो व्याकार की घाटियां बनी हैं वो करोड़ों वर्षों के अपरदन से निर्मित हुई है। अब आप उसे नया रास्ता दोगे तो वो तो कटान करेगी। समझ गया ना, क्योंकि वो उसकी तो प्रवृत्ति है काटना। उसके रास्ते में जो भी आएगा उसके वेग के सामने अगर उसकी क्षमता में होगा, नदी की परिवहन क्षमता इतनी है कि वो उसे क्या अपने साथ ले जा सकती है, तो जरूर ले जाएगी, तो कटान हो जाते हैं। ठीक है। और वनों का विनाश, हमारे यहां तेजी से हो रहे वनों के विनाश ने भी आपदाएं खड़ी करी है। समझ गया ना, क्योंकि राज्य में जिस आपके गति से वन घटे, समझ गया ना, उसके कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई। क्योंकि वन क्या होते हैं, किसी भी क्षेत्र के संरक्षक होते हैं। मान लो यहां पर जंगल है, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो बारिश आएगी तो सबसे पहले वो सीधे मिट्टी से टकरा करके उसे अपरदित नहीं करेगी, पेड़ों के ऊपर गिरेगी, पत्तियों से रिसते हुए आराम से गिरेगी नीचे। नीचे भी इनकी पत्तियां क्या पड़ी रहेंगी, समझ गया ना, उनके ऊपर से निकल जाएगा पानी, निकल जाएगा या नहीं, वनस्पति होगी तो पानी को काटेंगी कहां। तीसरी चीज, इनकी जड़ें बहुत मजबूती से इस मिट्टी के ऊपर क्या बंद बनाए हुए हैं, तो पानी को काटने नहीं देंगी। और छोटा नहीं होगा अपर्दन तो बड़ा कैसे होगा, समझे। अपर्दन तो क्या होता है, बूंद स्तर से होता है। बूंद से पहले मिट्टी टूटती है, कई बूंदें मिलती हैं तो छोटी छोटी क्या रेल बन जाती हैं। समझ गया ना, जब बड़ी रेल हो जाती है तो वो नाली बन जाती है, और जब बड़ी नाली बन जाती है तो फिर वो नाला बना देती है। छोटे स्तर से कटान होता है, बूंद के स्तर से कटान होता है कभी भी मिट्टी का। समझ गया ना, बूंद बूंद से कटान होता है, और वो जब बूंदा आपस में मिलती हैं तो वो रेल धारा बन जाती है, फिर धारा के रूप में कटता है, फिर नाले के रूप में कटता है। समझ गया ना। तो मिट्टी में अपरदन की एक बहुत बड़ी वजह है कि हमने अपने प्राकृतिक आवरण को नष्ट कर दिया है, जिसके कारण वर्षा की जो बूंदें हैं वो सीधे कहां टकरा रही हैं, भूमि से, और भूमि का कटान कर रही है। क्योंकि भूमि को बांधने वाली जड़ें भी नहीं है, और पानी के वेग को थामने वाली क्या पत्तियां भी नहीं है, वनस्पतियां भी नहीं है। समझ गया ना, तो वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। समझ गया ना, अनधिकृत निर्माण कार्य, समझ गया ना, अवैज्ञानिक तरीके से किए जा रहे उत्तराखंड में जो हिमालयी क्षेत्र में विकास कार्य है। समझ गया ना, वैसे तो देखो भौतिक जीवन में तो विकास हो ही रहा है, देखो आपको बांध से बिजली मिल रही है, पेयजल भी मिल रहा है, अन्य पर्यटन गतिविधियां भी हो रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लाभ तो है ही उसके। समझ गया ना, लेकिन हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में ये आगे आने वाले समय में बहुत घातक भी हो सकते हैं। क्योंकि हिमालयी क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, समझ गया ना, उससे ग्लेशियरों के फटने, टूटने, पिघलने की गति बहुत तीव्र हुई है। ठीक है, जैसे आपका जो ऋषि गंगा वाली घटना थी पिछले साल की, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण क्या माना गया, ग्लेशियर का टूटना। समझ गया ना, ग्लेशियर ऐसे टूट रहे हैं क्योंकि ग्लेशियरों के बेस पिघल गए हैं और ऊपर लटक रहे हैं वो, समझ गया ना, और उनके ऊपर पिघलने से पानी भी जमा हो रखा है। जैसे ही वो फटते हैं तो उनमें जो स्टोरेज होता है पानी का, वो सारा का सारा एक साथ बहुत तीव्र गति से घाटी में बह जाता है, और नदी घाटी में किनारे किनारे पर जो काम कर रहे लोग हैं या आवास हैं उनको बहा ले जाता है। समझ गया ना, जैसा 2013 में चौराबाड़ी ग्लेशियर के फटने से हुआ केदारनाथ की घटना, वैसे ही आपका यहाँ पर हुई थी ऋषि गंगा में। समझ गया ना, तो कारण कई हैं। समझ गया ना, अनधिकृत हिमालय के ऊपर पड़ रहा दबाव, हिमालय में अवैज्ञानिक खनन, हिमालय में अनधिकृत तरीके से किए जा रहे निर्माण कार्य, समझ गया ना, अवैज्ञानिक तरीके से किए जा रहे निर्माण कार्य, इन सभी के कारण, और वनों का कटान, इन सभी के कारण ये जो आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आ रही हैं। समझ गया ना, तो प्राकृतिक आपदाओं के लिए जो वजह है उनमें हम इन सारी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम लोगों को क्या करना चाहिए, पेड़ वनस्पतियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जरूरत सबकी है, समझ गया ना, ऐसा नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में चारे के लिए भी लोग वनों पर डिपेंड होते हैं, लकड़ी के जलावन के लिए लकड़ी के लिए भी डिपेंड होते हैं। समझ गया ना, बहुत सारे अन्य आपके जड़ी बूटियां भी वनों से संग्रहित करते हैं, कई सारी चीजें हैं। समझ गया ना, परंतु मनुष्य को इतना समझना चाहिए कि जो हरी वनस्पति है उसे नुकसान ना पहुंचाया जाए, और कम से कम साल में एक आध बार
लोगों को वृक्षारोपण अपने उन जंगलों में भी करना चाहिए जो जंगल आपको चीजें दे रहे हैं। जहां आपको लगता है कि यहाँ ज्यादा खालीपन हो गया है तो गांव के लोगों ने सामूहिक रूप पर वहां वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि वन बने रहे। समझ गया ना। और दूसरी चीज, विकास के नाम पर जो बड़े बड़े बांध वगैरह बनाए जा रहे हैं उनकी जगह सरकारों को भी सोचना चाहिए कि माइक्रो प्रोजेक्ट बना करके भी काम किया जा सकता है, या रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारे नवीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं उनसे भी क्या किया जा सकता है, बांधों की जगह विकल्प खड़ा किया जा सकता है। क्योंकि पहली प्राथमिकता बांध बनाने को लेकर के किसकी है, विद्युत उत्पादन की। क्योंकि जिस तरीके से देश का औद्योगिकीकरण हो रहा है, घरेलू मांगे बढ़ रही हैं, उससे बिजली की आवश्यकता ज्यादा है देश को। समझ गया ना। मतलब डिमांड के मुकाबले सप्लाई अभी भी कम है, तो हमें बिजली तो चाहिए ही देश को विकसित करने के लिए, उद्योगों को चलाने के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें रिन्यूएबल मतलब जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जिन्हें नवीकरण या अक्षय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए सरकारों को विशेषकर। क्योंकि ये पहल कहाँ से हो सकती है, सरकार की। वन लगाने की पहल कहाँ से हो सकती है, जनता की ओर से। समझ गया ना। क्योंकि ये काम केवल सरकार ही करे उसके भरोसे भी नहीं छोड़ा जा सकता, जनता ही कर दे उसके भरोसे भी नहीं। जो जिसकी जिम्मेदारी है वो निभाए। तो निसंदेह इन सारी चीजों की जो तीव्रता है, प्राकृतिक आपदाएं जो पिछले 2-3 दशकों में बहुत ज्यादा बढ़ी है हिमालयी राज्यों में, उनमें निसंदेह क्या थोड़ा बहुत नियंत्रण किया जा सकता है। बाकी प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना, समझ गया ना, या प्राकृतिक आपदा को क्या पहले से या प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, खासकर भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं समस्या है वर्तमान में। रोज आप पेपरों में जोशीमठ को सुन रहे होंगे। समझ गया ना। जोशीमठ में आज जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसका एक परिणाम है, अनधिकृत विकास का। क्योंकि जोशीमठ में जितनी क्षमता थी, जोशीमठ की पीठ पर उससे कहीं ज्यादा भार था, इसीलिए दरक रहा है वो। समझ गया ना। क्योंकि जोशीमठ की, एक जोशीमठ की बात नहीं है, पूरा हिमालय ऐसा है, कच्चा हिमालय बहुत। समझ गया ना। अगर उसमें आवश्यकता से अधिक लोड आएगा, समझ गया ना, तो फिर उसमें दरारें दिखेंगी, हर जगह दिखेंगी। उसके बाद आपने अखबारों में सुन लिया होगा कि पिथौरागढ़ के इस क्षेत्र के लोगों ने भी दरारें दिखाई, नैनीताल में दरारें दिखाई। आए दिन सुनते रहते हो ना ऐसी खबरें आप। समझ गया ना। ये हर जगह हो रहा है, वहां बड़े पैमाने पर हो गया है। समझ गया ना। तो ये समस्या केवल एक आदमी या एक क्षेत्र की समस्या नहीं है। जहां जहां पर ये सारी चीजें ज्यादा होंगी वहां पर ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके इसके कारक भी हैं। समझ गया ना। इसके होने के कारण भी है और इन्हें रोकने के उपाय भी हैं। पूर्णतः तो नहीं रोका जा सकता है, परंतु क्या, इन पर नियंत्रण अवश्य किया जा सकता है। बाकी आपदा प्रबंधन तो किसकी बात है, आपदा प्रबंधन तो आपके आपदाओं को लेकर के सतर्कता, या आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्य, या आपदा के बाद जो आपके पुनर्निर्माण और लोगों के जो अवस्थापना है, उन सुविधाओं को स्थापित करके लोगों को पुनः एक नए सिरे से जीवन जीने के लिए उत्साहित करना या उन्हें सहारा देने वाली बात है। समझ गया ना। कि आप आपदा से पहले जैसे भूस्खलन वाले क्षेत्रों को चिन्हित करके उन गांवों को क्या कर सकते हो, विस्थापित कर सकते हो जहां बहुत डेंजर जोन है। समझ गया ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 100 साल पहले डेंजर क्यों नहीं थे, या 50 साल पहले डेंजर क्यों नहीं थे वो जोन। वहां तो सदियों से लोग रह रहे थे ना, 300, 400, 500 साल से, मतलब उनका बहुत लंबा इतिहास है वहां रहने का। तो 400 साल पहले वो चीजें नहीं हो रही थी, 300 साल पहले नहीं हो रही थी, 100 साल पहले नहीं हो रही थी, 50 साल पहले नहीं हो रही थी, अचानक 20 साल में वो क्षेत्र इतने संवेदनशील कैसे हो गए, इस पर भी विचार करना चाहिए। समझ गया ना। और इस पर विचार करोगे तो उसकी तह में यही देखोगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर समस्याएं इंसान ने विकास के नाम पर खड़ी करी है। समझ गया ना। तो हिमालय अति संवेदनशील है, इको सेंसिटिव जोन है। केवल गंगोत्री और यमुनोत्री को ही इको सेंसिटिव जोन नहीं, बल्कि पूरे हिमालय को इको सेंसिटिव जोन माना जाना चाहिए। और यहाँ पर निसंदेह जो आपके विकास कार्य हो रहे हैं उन्हें बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। और जहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो वहां पर नहीं भी किया जाना चाहिए। क्योंकि इन घाटियों में जो बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, इनसे जो वाष्पोत्सर्जन होगा, समझ गया ना, उससे कहीं ना कहीं हिमालयी क्षेत्रों में बारिश ज्यादा होगी। और बारिश कब ज्यादा होगी,
गर्मियों में, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप क्या बादल बनेंगे और बारिश करेंगे। गर्मियों की बारिश क्या करेगी, हिमालयी ग्लेशियरों को पिघलाने में मदद भी करेगी, तेजी से पिघलेंगे फिर, समझ गया ना। तो वो भी समस्या बन जाएगी, क्योंकि हिमालयी ग्लेशियर केवल बर्फ के पहाड़ नहीं है, ये वाटर टैंक हैं पूरे भारत के लिए, समझ गया ना। हिमालय में जितनी भी बर्फ जमा है वो पीने योग्य पानी देता है, गंगा, यमुना, सतलज, समझ गया ना, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास, उधर ब्रह्मपुत्र तक जितनी भी हिमालयी नदियां हैं वो पूरे क्षेत्रों की न सिर्फ लोगों की प्यास बुझाती हैं बल्कि सिंचाई द्वारा अन्न उत्पादन भी करती हैं, समझ गया ना। तो इनका होना बहुत जरूरी है, इनका इकोसिस्टम एक संतुलित अवस्था में बना रहना बहुत जरूरी है, समझ गया ना। तो हिमालय का संपूर्ण क्षेत्र पूरे भारत के लिए महत्व रखता है, केवल यहाँ रहने वाले लोगों के लिए नहीं, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए तो है ही, क्योंकि उनका तो घर ही है, अपना घर उन्हें बेहतर बनाना ही पड़ेगा, समझ गया ना। लेकिन जो दूसरी जगहों पर रह रहे मैदानी क्षेत्रों में या भारत के अन्य हिस्सों में, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिमालय का अस्तित्व केवल हम सतह ही नहीं ले सकते हैं, बल्कि उसमें भारत की संस्कृति है, पूरे भारत की संस्कृति, समझ गया ना, जो सीधे तौर पर भोजन, पानी, इन सारी चीजों को कनेक्ट करती है, समझ गया ना। गंगा केवल एक धार्मिक अवसर पर नहाने का साधन मात्र नहीं है, गंगा की पवित्रता इसलिए नहीं है, गंगा का महत्व इसलिए तय किया गया है क्योंकि जीवनदायिनी है, वो जीवन किस रूप में दे रही है, भोजन और पानी के रूप में। जो पानी आप पी रहे हो वो भी, और जो भोजन आप खा रहे हो उसे भी तो सिंचित उसी ने करा है, इसीलिए जीवनदायिनी है। जीवनदायिनी इसलिए नहीं कि आप माघ के महीने में जाकर के वहां नहा करके आ गए और कह रहे हो कि क्या पवित्र कर दिया, समझ गए ना। पवित्र अपवित्रता का संबंध शायद उतना नहीं हो सकता है, लेकिन इसको धार्मिकता से जोड़े जाने के पीछे इसके अस्तित्व जरूर रहे होंगे, समझ गया ना। क्योंकि जिन लोगों ने भी हमारे धार्मिक ग्रंथों की रचना करी वो बहुत जाने माने क्या लोग थे, जीवन को समझ रहे थे और जीवन के सह अस्तित्व को भी समझ रहे थे कि ये जीवन कहीं ना कहीं प्राकृतिक कारकों के कारण ही जीवित है, नहीं तो जीवन कैसे चलता बताओ, ये प्राकृतिक कारक नहीं होते, चल जाता जीवन, नहीं चलता ना। तो कहीं ना कहीं ये जो भौतिक चीजें हैं इन पर हमारा जीवन बहुत हद तक निर्भर करता है, समझ गया ना। इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इनका होना भी उतना ही जरूरी है जितना हमारा जीवन, क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो जीवन भी नहीं रहेंगे, आधार हैं ये जीवन के। इसीलिए उन्होंने इन्हें इतना महत्व दे दिया कि इन्हें देवी देवताओं की तरह पूजा जाने लगा, इनकी संकल्पना देवी देवताओं के रूप में करी गई, समझ गया ना। इसीलिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में गंगा हो, पहाड़ हो, हिमालय हो, देवता बना दिया किसी को देवी बना दिया, ताकि लोग पूजें, अपवित्रता ना फैलाएं, इनके अस्तित्व को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें, समझ गया ना। इसीलिए इनको पूजा जाने की प्रकृति शुरू हुई, और भारतीय परंपरा की विशेषता यही है, समझ गया ना। यहाँ पर्वत पहाड़ को पूजा जाना केवल एक अंधविश्वास नहीं है, समझ गया ना, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, किसका, सह अस्तित्व का। क्योंकि जीवन कहीं ना कहीं किसके कारण है, भौतिक पदार्थों के कारण है, क्योंकि इस प्रकृति में भौतिक पदार्थ नहीं होते तो जीवन भी नहीं होता। मंगल में क्यों नहीं है, क्योंकि वहां दशाएं नहीं है, या शुक्र में क्यों नहीं है, क्योंकि वहां भौतिक दशाएं उतनी उचित नहीं है, यहाँ भौतिक दशाएं अनुकूल बनी, और वो अनुकूलता इन सबके कारण है, समझ गया ना। तो इनका अस्तित्व बहुत जरूरी है, तो ये हमारे जीवन के लिए भगवान की तरह है या नहीं है, तो इनका पूजा जाना भी उतना ही आवश्यक है, इसलिए देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है, समझ गया ना। तो कुल मिलाकर के इनका बचे रहना बहुत जरूरी है, समझ गया ना। और कहीं ना कहीं इनके साथ जो अनधिकृत रूप से हमने छेड़खानी करी है, अनियंत्रित छेड़खानी करी है विकास के नाम पर, उसी का परिणाम क्या है, प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता। ऐसा नहीं कि प्राकृतिक आपदाएं पहले नहीं आ रही थी, आ रही थी, लेकिन इतनी घातक नहीं थी जितना कुछ पिछले सालों में देखने को मिल रहा है। प्राकृतिक आपदाएं तब भी आ रही थी, समझ गया ना। 1803 का चमोली का भूकंप, वो भी तो प्राकृतिक आपदाएं थी, जिसने पूरा गढ़वाल साम्राज्य हिला करके रख दिया। उसी ने तो अवसर बनाए किसके लिए, गोरखा साम्राज्य के लिए, क्योंकि कमजोर हो चुका था। कुमाऊं तो हाथ में आ गया था ना 1791 तक, गढ़वाल नहीं आया था। 1795-96 में बहुत भयंकर अकाल पड़ गया, 51-52 बोलते हैं जिसे गढ़वाल में, समझ गया ना। उसने कहीं ना कहीं वहां के साम्राज्य को क्या करा, कमजोर करा ना, क्योंकि अकाल पड़ा, लोगों के पास खाने को नहीं है, राजा के पास कर संग्रह नहीं हो रहा है, तो सेना को कहां से देगा, कमजोरियां ही तो हैं। क्योंकि किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए राजा को क्या चाहिए, कोष चाहिए ना, पैसा तो चाहिए युद्ध लड़ने के लिए। ऐसा थोड़ी हर दिन की लड़ाई में बहुत ज्यादा खर्च होता है, गोला बारूद से लेकर के खाने पीने की आपूर्ति में,
समझ गया ना, लोग मर रहे हैं, मुआवजा भी देना पड़ रहा है, कई सारी चीजें रही होंगी। उसने कमजोर कर दिया। 1803 में भयंकर भूकंप आ गया, उसने भी कमजोर कर। इसीलिए 1804 में गोरखों ने अवसर बना करके गढ़वाल पर आक्रमण कर उसे अपने गोरखा साम्राज्य में मिला लिया। समझ गया ना, आ रहे थे, समझ गया ना, लेकिन फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं थी कि हर साल कहीं ना कहीं इतने घातक चीजें देखने को मिल रही है। समझ गया ना, भूकंपों का भी इतिहास रहा है उत्तराखंड में। 50 साल में बड़ा भूकंप आया है। समझ गया ना, और भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके लिए बहुत ज्यादा हम कह नहीं सकते हैं कि ये चीज तभी घटित होगी, समझ गया ना, या फिर आगे आने वाले समय में घटित होगी। समझ गया ना, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी की जो बनावट है, इसकी जो आंतरिक भूगर्भीय संरचनाएं हैं, समझ गया ना, वो जिम्मेदार हैं। तो उसका आकलन कर पाना उतना आसान है भी नहीं। लेकिन जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो जंगलों में आग लग रही है, समझ गया ना, जो झीलों के कारण या बड़े बांधों बनाने के कारण समस्याएं हो रही हैं, जो टनल बनाने के कारण समस्याएं हो रही हैं, जो अनधिकृत रूप से लोग क्या सड़कें काट करके जो भूस्खलन हो रहे हैं, समझ गया ना, उन्हें तो कम से कम नियंत्रित किया जा सकता है ना। फ्रीक्वेंसी रुकेगी तो जानमाल का उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम जितना भी साल भर में कमाते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हर साल हमारे आपदा में बह जाता है। सरकार को विकास कार्य करने की जगह एक बहुत बड़ी धनराशि कहाँ खर्च करनी होती है हर साल? आपदा आपदा और पुनर्वास में, आपदा न्यूनीकरण और पुनर्वास में। समझ गया ना, कि फलाने का घर ढह गया है तो सरकार को उसे बनाना है, संपत्ति का नुकसान तो है वो। समझ गया ना, नहीं तो उसके लिए हो सकता था कि स्कूल अच्छे बनाए जाते, हो सकता था कि मेडिकल सुविधाएं अच्छी बनाई जाती, दूसरी कोई अवसंरचनात्मक सुविधा अच्छी बनाई जाती, मानव विकास अच्छे तरीके से किया जाता उस पैसे से। लेकिन वो पैसा हर साल क्या, वो चीज ढह गई है वहां बनाना है, वो दीवार ढह गई वहां बनानी है, वो सड़क गिर गई है वहां बनाना है, इसी में चला जाता है बहुत बड़ा बजट। और उत्तराखंड राज्य का इतना बड़ा बजट है नहीं। समझ गया ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ चला जाता है? आपदाओं में। ठीक है, तो आपदा एक तरीके से हमारे लिए क्या है, सांप की तरह है, जो क्या कर रही हैं, हमारे उत्तराखंड को खोखला कर रही हैं, यहाँ के जीवन को बहुत क्या बना रही हैं, रिस्की बना रही हैं। समझ गया ना, रिस्क भी तो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ गया ना, अब जैसे पिछले 2-3 महीनों में 5-6 रिक्टर स्केल के भूकंप आ गए हैं 2। समझ गया ना, तो लोग डर रहे हैं अब कहीं अब 50 साल पूरे तो नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इतिहास रहा है ना 50 साल के, क्या 50 साल में एक बड़ा भूकंप 50 साल के आसपास आया है आज तक के, जहां से दर्ज हुए हैं भूकंप, जहां से दर्ज होने शुरू हुए वहां से, मतलब ये चीज महसूस की गई है कि 50 साल के आसपास उत्तराखंड में एक बड़ा भूकंप आया है जिससे जानमाल का नुकसान हुआ है। वैसे लास्ट भूकंप आया था जो 7 रिक्टर स्केल पर था 1968 में, धारचूला में आया था ये 7। उसके बाद 7 का नहीं आया है, 6.8 तक के भी आए हैं, लेकिन 7, क्योंकि 7 बहुत तीव्र है। समझ गया ना, क्योंकि रिक्टर स्केल पर हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि हर एक खाना दूसरे खाने के सभी खानों के दुगना होता है। जैसे हम आपके पटरी में तो क्या होता है जिससे आप लंबाई नापते हो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होता है ना। रिक्टर स्केल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 4 कहाँ होगा, इनके बराबर, यानी कि यहाँ होगा 4। और 5 कहाँ होगा, इन सब के बराबर, यहाँ होगा। 6 कहाँ होगा, इन सब के बराबर। मतलब पिछले का टोटल योग का दुगना हो जाएगा रिक्टर में, हर एक पैमाना, इतनी तीव्रता होती है। समझ गया ना, तो 1 मतलब 6 से 7 होने का मतलब ये नहीं कि क्या एक बढ़ा, 6 से 7 का मतलब हो गया 6 से 6 तक जितना था उसका दुगना हो गया। समझ गया ना, इसीलिए 7 के पैमाने पर बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं। इसीलिए तो जो मैंने भूकंप जोन आपको बताया था, उसमें मैंने बताया था कि क्या 7 के बाद के बहुत रिस्की, इसीलिए 7 के बाद को कहाँ रखा गया, 4 और 5 में। 7 तक के तो नीचे ही हैं, उनमें उतना रिस्क नहीं है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके कारण तो क्या है बताओ, कारण क्या है? भूगर्भीय भूगर्भीय संरचना, ये तो है ही, क्योंकि हिमालय क्या है, नवीन पर्वत श्रृंखला है, कठोर नहीं है इतना। समझ गया ना, इसका ढांचा अभी भी क्या है,
मलबे नुमा ये। दूसरा दूसरा बांध और झील, जो भी हैं जलाशय बनते हैं, जो टनल, सड़कों का निर्माण, जो मानवीय गतिविधियां हैं, ठीक है, इनसे भूस्खलन भी हो रहा है। अधिकतर भूस्खलन सड़कों के किनारे हो रहा है ना आजकल, हो रहा है या नहीं? नुकसान कम भी हो रहा है, लेकिन आपने कई गांवों को इस वजह से शिफ्ट करना पड़ रहा है क्योंकि नीचे से क्या हुई है, सड़क कटी और आते रहा मलबा, आते रहा, ऊपर गांव में संकट खड़ा हो गया। या नीचे आपका गांव है, ऊपर से सड़क गई है, ऊपर कटान इतना तेजी से हो रहा है कि गांव में लगातार मलबा आ रहा है। हो रहा है या नहीं? टनल के कारण भी बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। टिहरी बांध की टनल ही ढह गई थी एक बार, उसमें ही कई मजदूर मर गए। अभी ये टनल वाला जो ऋषि गंगा में हुआ था, उसमें भी टनल में जो लोग थे उनका तो लापता हो गया, पता ही नहीं चला, लाशें भी नहीं मिल पाई। ठीक है, और बांध तो है ही खतरे के लिए हमेशा से ही है, क्योंकि इनके जलाशय में इतना स्टोरेज होता है कि वो तल पर अच्छा खासा दबाव डालता है और टेक्टोनिक प्लेटों को तोड़ता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है बताओ? जंगलों का कटान, ये भी एक कारण है। ठीक है, भूस्खलन के लिए, आपके टेम्परेचर बढ़ने के लिए, समझ गया ना, जो हमारी जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जंगलों का कटान भी उत्तरदायी है। समझ गया ना, क्योंकि जंगल एक तो प्राकृतिक रूप से नमी बनाए रखते हैं, एक टेम्परेचर को भी नियंत्रित करते हैं। समझ गया ना। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे तत्वों को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब अपने श्वसन या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ग्रहण कर लेते हैं और आपके लिए ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे क्या है, बड़ी ग्रीन हाउस गैस है, जिसके कारण ये ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग हुई है। समझ गया ना। तो जंगलों का कटान से कहीं ना कहीं ये समस्या बड़ी है, पॉल्यूशन बड़ा है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, उसके अलावा लोगों द्वारा नदी नालों में घरों का निर्माण, ये जबरदस्ती करा है। और इसके अलावा क्या है, खनन, पहाड़ों में खनन से भी क्या हो रहा है, लैंडस्लाइडिंग भी हो रही है। खोद खोद करके चूना पत्थर के लिए, मैग्नेसाइट के लिए खोद खोद करके क्या बना दिए हैं लोगों ने, नीचे गड्ढे बना दिए, ऊपर पहाड़ लटक रहा है, किसी न किसी दिन तो गिरेगा ही वो। नदियों ने मार्ग परिवर्तित करे हैं, भाबर क्षेत्र में खनन कर देते हैं, खनन इस तरफ हो रहा है, नदी इधर बह रही है, खनन से नया रास्ता बन जाता है, इधर गया, नदी ने रास्ता पलटा, समझ गया ना, इधर सब कटान कर दिया। ठीक है, तो वो भी क्या है, खनन एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो हिमालयी क्षेत्रों में जो भी आपके भौतिक क्रियाकलाप बढ़े हैं, समझ गए ना, उनके कारण और यहाँ की भूगर्भीय संरचनाएं सब जिम्मेदार है। कुछ रूप उससे प्रकृति भी बहुत नाजुक है, समझ गया ना, और उस नाजुकता में कहीं ना कहीं मनुष्य ने भी अनधिकृत हस्तक्षेप किया है। समझ गया ना, तो दोनों कारण जिम्मेदार है किसके लिए, प्राकृतिक आपदाओं के लिए। अब उत्तराखंड में आने वाली प्राकृतिक आपदाएं क्या है, सभी हैं दुनिया में जितनी भी होती हैं, कुछ छोड़ दो, समुद्र तट नहीं है तो हो सकता है कि क्या समुद्री तूफान ना आए, जिन्हें साइक्लोन बोलते हैं, या हम जिन्हें चक्रवात बोलते हैं, वो उतने तीव्र नहीं होते हैं। समझ गया ना, या सुनामी नहीं आ पाएगा। समझ गया ना, बाकी तो सब हो रहे हैं, एक ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, नहीं तो आपके उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप तो है या नहीं है, भूकंप भी है। दूसरा क्या है, अति वृष्टि, इसे हम बादल फटना भी बोल सकते हैं, इसे हम बादल फटना भी बोल सकते हैं। इसके अलावा क्या है, क्या है, बाढ़, बाढ़ अतिवृष्टि का ही परिणाम है। और क्या है, ये भी अतिवृष्टि के कारण ही होता है। भूस्खलन अधिकतर कहाँ हो रहा है, बरसात के सीजन में, मानसून के टाइम ही होता है ना भूस्खलन। हाँ, और क्या है बताओ, वनाग्नि, वनों की आग। और क्या है, ग्लेशियरों का फटना,
और क्या है, सूखा भी है। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं जो उत्तराखंड में अक्सर आते रहती हैं। समझ गया ना। अब भूकंप क्यों आते हैं, मैंने उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप में आपको बताया कि उत्तराखंड में क्या जॉइंट बने हुए हैं। हिमालय के क्या है, जॉइंट। जिन दो प्लेटों के टकराने के कारण हिमालय बना है, उनमें क्या हो जाता है, उनके अंदर की जो भूगर्भीय प्लेटें हैं वो लॉक हो रखी हैं, एक दूसरे से मिली हैं, जहां भ्रंश बने हुए हैं। समझ गया ना। और वहां पर ऊर्जा संग्रहित हो रखी है। जब क्या होता है, ये इनमें एडजस्टमेंट होता है, ये फटते हैं तो ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, और वो इलास्टिक की तरह क्या होती है, फैलती है। एपी सेंटर से चारों तरफ क्या होता है, धरती में फैलती है। क्योंकि भूकंपीय तरंगें किसकी तरह होती हैं, ध्वनि तरंगों की तरह, जो ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यमों से गुजर सकती है। समझ गया ना। चाहे बीच में माध्यम पानी आए, गैसीय माध्यम आए, भूगर्भ के अंदर सब कुछ है, सब मसाला है, ठोस भी है, द्रव अवस्था में भी चीजें, और खाली स्थिति में क्या है, गैसें भी भरी हुई हैं। तो भूकंपीय तरंगें सबसे गुजर सकती हैं। माध्यम जितना ठोस होगा, उनके गुजरने की गति उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। अधिकतर चीजें ठोस हैं, क्योंकि सामान्यतः भूकंप कितनी गहराई में आती है, 50 किलोमीटर। और भूगर्भ ज्यादा गर्म कहाँ है, 50 किलोमीटर के नीचे, जहां मैग्मा होता है। समझ गया ना, पिघली हुई अवस्था में। तो कुल मिलाकर के जो आपकी क्या होती हैं, भूकंपीय तरंगें होती हैं, वो ध्वनि तरंगों की तरह ठोस माध्यम में ज्यादा तीव्र गति से चल सकती है। समझ गए। इसीलिए क्या, भूकंप आपका किसके कारण है, प्लेट विवर्तन की, यानी कि प्लेटों में होने वाले किसके कारण, एडजस्टमेंट। क्योंकि ये भूगर्भीय प्लेटों में क्या है, एडजस्टमेंट है, कहीं मिली है। और इन प्लेट विवर्तनिकी में उत्तराखंड में क्या है बताओ, हिमालय में भ्रंश है या नहीं है, जिनको आपने किस रूप में लिखा, एक तो लिखा एमसीटी, एक क्या लिखा, एमबीटी, और एक क्या लिखा, एफएफटी। तीन तरह की बताई थी ना। एफएफटी में उतना खतरा नहीं है जितना किसमें है, किसमें है, एमसीटी में। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है, उसमें सबसे ज्यादा खतरा है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट में सबसे ज्यादा खतरा है। समझ गया ना। इसीलिए अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड में भूकंप का सबसे बड़ा कारण क्या है, कारण तो बहुत होंगे। कारण तो वो बताएगा कि उत्तराखंड में क्या, जो जलाशय हैं उनके दबाव भी बताएगा, टनल भी बताएगा, या रोड वगैरह कटिंग के लिए जो आपके पहाड़ों के अंदर विस्फोट कराए जा रहे हैं डायनामाइट से, वो भी बताएगा, सब कुछ होगा। लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या होगा बताओ, प्लेट विवर्तन की, या टेक्टोनिक प्लेटों का कारण कहेगा। समझ गया ना, वो सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि हिमालय की भूगर्भीय संरचना क्या है, कच्ची है। समझ गया ना, वो पूरी तरीके से बैठी नहीं है, समायोजित नहीं हुई है एक दूसरे में। इस वजह से उसमें एडजस्टमेंट होते रहते हैं, इस वजह से। ठीक है। भारत में आने वाले टोटल भूकंपों का 68% कहां आते हैं, उत्तराखंड। और दुनिया के 10%, विश्व के कितने, 10, विश्व का 10, और भारत का कितना, भारत का 68% भूकंप क्षेत्र कहां है। सामान्यतः एक साल में जो भूकंप आते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी है उत्तराखंड में। समझ रहे हो, भूकंप। अब भूकंप से कई चीजें हो जाती हैं। भूकंप से बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, घर वगैरह गिर जाते हैं। नुकसान ये होता है कि जो मानवीय संरचना है वो गिर जाती है। अब टिहरी बांध का जलाशय फट जाएगा, मान लो बहुत तीव्र भूकंप, 7 तक के लिए तो डिजाइन है, बताते हैं उसको, वो कैसे बना रखा है, मिट्टी कंकड़ पत्थर से जैसे पहाड़ बनता है वैसे ही, कंक्रीट डैम नहीं है, कैसा है, काफर बांध है। समझ गया ना, मिट्टी कंकड़ पत्थर से जैसे पहाड़ होता है वैसे ही पहाड़ बनाया गया। तो कहा जाता है कि 7 रिक्टर स्केल तक के लिए तो उसकी सहने की क्षमता मान लो 8 आ गया, क्योंकि वो है किस क्षेत्र में, एमसीटी क्षेत्र में है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट में है, बताया जाता है उसको, उसके नीचे से गुजर रहा है। अगर आगे 8 का तो टिहरी बांध फटेगा तो उत्तर का विशाल मैदान खाली हो जाएगा, सब झाड़ू लग जाएगा। कहां, ऋषिकेश से लेकर के मैदान शुरू हो जाता है, उत्तराखंड, ऋषिकेश, हरिद्वार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, और नीचे नीचे कोलकाता तक हुगली की शाखा, और उधर कौन सी वाली शाखा,
मूल शाखा गंगा की जो कहाँ जा रही है, बांग्लादेश। नीचे को जाकर के थोड़ा फैलाव ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है नुकसान कम हो, लेकिन इतना बड़ा टैंक फटेगा तो आसपास के क्षेत्रों को तो संभलने का अवसर भी नहीं मिलेगा ना। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है भूकंप से। और वैसे तो होता ही है, क्योंकि मानवीय जो आपकी क्या है निर्माण है वो तो ढह ही जाते हैं, कि आपका मकान है, बिल्डिंग है, इमारत है, वो तो ढह ही जाती है। समझ गए ना। दूसरी चीज क्या होता है, पहाड़ों के तीव्र ढलानों पर यदि बहुत तेज क्या भूकंप आता है तो भूस्खलन भी हो जाता है। समझ गया ना। पहाड़ के जो मलबे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण, जब हलचल पैदा होती है तो। समझ गया ना। बसा ऐसे है पहाड़ कोई, समझ गया ना, इस पहाड़ को कैसा कर दोगे आप, ऐसा कर दोगे, फिर ऐसा कर दोगे तो इधर से क्या गिरेगा ना वो। सामान्य रूप से तो ऐसा है पहाड़, लेकिन भूकंप से ऐसा हुआ, फिर तिरछा हो गया, तो यहाँ घर बने हैं, वो सब घर घाटी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, भूस्खलन होगा। या घाटी से नदी बह रही है, मलबा गिरा तो इससे क्या बन गई, कृत्रिम झील बन गई, जैसे गोना झील बनी थी टिहरी में, जैसे सॉरी चमोली में जैसे क्या बनी थी, गोना झील बिरही गंगा पर बनी थी ना। तो वैसे ही भूस्खलन के कारण झील भी बन सकती है। समझ गया ना। तो कई तरीके से इफेक्ट कर सकता है भूकंप। और भूकंप एक ऐसा आपका क्या है, प्राकृतिक आपदा है जिसका पुनर्अनुमान लगाना थोड़ा कठिन है। समझ गया ना। एकमात्र इसके पुनर्अनुमान की जो वो मानी जाती है कि इसमें रेडान गैस, जो प्रकृति में पाई जाने वाली क्या है, एक अक्रिय गैस है, ये गैस क्या हो जाती है, उस क्षेत्र में ज्यादा संग्रहित हो जाती है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन साधारण व्यक्ति को क्या पता चल रहा है प्रकृति में, समझ गया ना, रेडान क्या होती है। 99% से अधिक लोगों को, 99 क्या, 99.99 से भी ऊपर के लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि प्रकृति में जो हमारा वायुमंडल है उसमें गैसें की कौन सी हैं। उन्हें यही पता नहीं होगा नाइट्रोजन ये है करके। समझ गया ना। उनका ही समीकरण, उनका ही क्या जो आपका मात्रा है वही पता नहीं होगी, रेडान कौन पहचान रहा है बताओ। लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता है। जो अभी सेंसर लग रहे हैं ना उत्तराखंड में, 300 से भी अधिक सेंसर लगाए जा रहे हैं, उन सेंसरों में यही चीज होगी। वो तुरंत क्या इन गतिविधियों को क्या करेंगे, संवेदनशीलता से सेंसर इनके पहचान लेंगे और तुरंत अलर्ट भेजेंगे। और जैसे आजकल वर्षा के टाइम में, बर्फबारी के टाइम में क्या आता है, अलर्ट आता है ना मोबाइल में, तुरंत अलर्ट भेजेंगे। अब वो अलर्ट कितना तीव्र होगा पता नहीं, एक आध मिनट का समय मिलता है, एक आध मिनट आते आते लग गए तो एक आध मिनट आपको घर से कूदते हुए लग जाएंगे। समझ गए ना। बहुत सारे लोग बक्सा भी तो खोलेंगे, खोलेंगे या नहीं, मानव है भाई, उसकी प्रकृति है ये। समझ गया ना। कुछ भी हाथ नहीं लगा तो चल जो सोना है वही हाथ लग जाए। समझ गए। और इतने में क्या होगा, छत ऊपर गिर गई है आदमी के। ठीक है। तो कहने का मतलब है इसमें बहुत ज्यादा समय मिलने वाला है। इसका एकमात्र उपाय यह है कि मकान कैसे हो, भूकंप रोधी हो। समझ गया ना। ऐसी जगहों पर बनाए जाएं जो जगह क्या हो, निर्माण कार्यों के लिए उचित हो, एक चीज। दूसरी चीज, उसका जो ढांचा है वो कैसा हो, भूकंप रोधी। उसका जाल वगैरह जो आपका उसमें आयरन के जाल बनाए जाते हैं सरिये के, वो क्या होने चाहिए, पूरी तरीके से बंधे होने चाहिए। तीसरा, चौड़ाई ज्यादा हो, ऊंचाई कम। गुरुत्व केंद्र के लिए फैलाव क्या होना चाहिए, ज्यादा बिल्डिंग का, ऊंचाई क्या हो, कम। समझ गया ना। तो ये सारी चीजें करके बचा जा सकता है, और कोई उपाय है नहीं। बाकी तो फिर आपदा आने के बाद है कि मॉक ड्रिल करके आप कैसे बचा सकते हो। आ गई तो क्या टाइम मिलता है, समझ गया ना। आ गई तो कई बार तो ये होता है रात के 1 बजे आता है, फेसबुक वाले भी सो जाते हैं। समझ गए ना। 1 बजे कौन, साधारण तो 9 ही में सो जाता है, फेसबुक वाले भी 1 बजे तक सो जाते हैं, वो भी नहीं बचेंगे। नहीं तो साधारणतः दिन में आएगा तो आधे लोग तो वैसे ही बच जाएंगे ना। रात के 1 बजे 2 बजे तो फेसबुक वाला भी गहरी नींद में होता है, उसका फेसबुक चल ही रहा होता है, उसको नींद आई होती है, मोबाइल सर पे पड़ा होता है उसके। समझ गया ना। तो उसकी भी बचने की संभावना कम ही है, तो वहां पे बहुत ज्यादा काम नहीं आता है। आपदा की बात की जो राहत और बचाव कार्य हैं उनको छोड़ दें तो ठीक है। दूसरी आपदा क्या है, दूसरी आपदा क्या है, अतिवृष्टि। यानी कि अतिवृष्टि का मतलब बहुत वर्षा, बहुत अधिक वर्षा कब होती है, जब भारतीय मॉनसून में क्या होता है, लानिनो प्रभाव होता है।
क्या होता है? ला नीनो प्रभाव। उस साल औसत से कम 20 सेंटीमीटर वर्षा क्या होती है, 20% वर्षा क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। पहाड़ों पर बड़ी भारी पड़ती है ये वर्षा, समझ गया ना? क्योंकि अधिक वर्षा होती है तो दो चीजें अपने आप आ जाती है अतिवृष्टि से, एक बाढ़ और एक भूस्खलन। ठीक है, पर्वतीय ढलानों में अतिवर्षा से क्या होता है? भूस्खलन। समझ गया ना? मतलब कुछ प्रति मिनट अगर 10 सेंटीमीटर से अधिक बारिश एक ही स्थान पर हो तो उसे हम बादल फटना कहते हैं। समझ गया ना? बादल फटता कब है? जब यहां से कोई गर्म हवा आ रही है और यहां से कोई ठंडी हवा। तो ठंडी हवा क्या करती है? गर्म हवा को ऊपर धकेल देती है। ऊपर धकेलने की गति इसकी बहुत तीव्र होती है। सामान्य रूप से होगा क्या? ये पहाड़ है, इससे आपका हवा टकराई, धीरे धीरे ऊपर गई, ऊपर जाकर के संघनित हुई, बादल बनी, फिर वर्षा होगी। ये प्रक्रिया है, समझ गया ना? ऊपर से पता चल रहा कि क्या गर्म हवा आ रही थी, नीचे से ठंडी हवा, इस हवा को ये इसके नीचे घुसी और इसको क्या कर दिया? दुगनी गति से ऊपर धकेला। तो क्या होगा? बादल भी दुगनी गति से बनेगा, संघनन भी दुगनी गति से होगा और बारिश भी क्या होगी? दुगनी गति से। तो एक स्थान पर आवश्यकता से अधिक बारिश हो जाएगी। कहने का मतलब है ऐसा जैसे पूरा बादल एक साथ एक जगह पर टैंक की तरफ फट करके गिर गया हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? बादल फटना या अतिवृष्टि बोलते हैं। ठीक है, जिस स्थान पर होगा उस स्थान पर क्या दो चीजें होंगी, एक तो जहां गिरेगा उस पूरे क्षेत्र के मलबे, मतलब जो मिट्टी वगैरह है या निर्माण कार्य है उसे बहा देगा, दूसरा घाटी में बाढ़ उत्पन्न कर देगा, क्योंकि पानी ज्यादा बरसेगा ऊपर तो नीचे जाकर के बहेगा ना, और जो उत्तराखंड के तराई भावर हैं वहां जल भराव हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों आपदाएं किसके फलस्वरूप है? अतिवृष्टि। ठीक है, तो अतिवृष्टि का कारण क्या है? एक तो लानिनो प्रभाव है, ये तो प्राकृतिक प्रभाव है, ये होता है, समझ गया ना? क्योंकि जहां हमारा हिंद महासागर में आपका क्या बनता है? मॉनसून उत्पन्न होता है, जहां उच्च वायुदाब बनता है, वो अगर उसको हम्बोल्ट की धारा जो पेरू तट में बहती है प्रशांत, तो वो प्रभावित नहीं करेगी तो सामान्य रहेगा। जिस साल हम्बोल्ट की धारा आवश्यकता से अधिक गर्म होगी उस साल भारतीय मानसून कमजोर। क्या होगा? उसे बोलते हैं क्या? अल्नीनो प्रभाव। जिस साल हम्बोल्ट की धारा, वैसे ठंडी प्रकृति की है हम्बोल्ट की धारा, क्योंकि आर्कटिक से अंटार्कटिका से कहां की तरफ जाती है? भूमध्य रेखा की तरफ, ठंडी है। ध्रुवों से जो भूमध्य रेखा की तरफ चलने वाली जलधाराएं होती हैं समुद्र की, वो क्या होती हैं? ठंडी। वैसे ठंडी प्रकृति, ज्यादा ठंडी हो जाएगी तो कौन सा प्रभाव होगा? दो प्रभाव है भारतीय मानसून पर, समझ गया ना? तो जिस साल अल्नीनो होगा उस साल क्या होगा? जिस साल लानीनो होगा अतिवृष्टि। एक तो है, दूसरा स्थानीय कारण भी है, समझ गया ना? अनियंत्रित वर्षा, तापमान परिवर्तन, ये भी चीज है। ठीक है, बाकी भूस्खलन वर्षा का ही परिणाम है। हिमालयी क्षेत्र में क्या बहुत ज्यादा आपका कच्ची चट्टानें हैं, जब बारिश होती है तो मिट्टी बह जाती है, मिट्टी के साथ जो अन्य संगठक होते हैं फिर वो भी गिरने शुरू हो जाते हैं। शिवालिक पूरा बहुत संवेदनशील है, क्योंकि शिवालिक क्षेत्र में सबसे पहले मानसून टकराता है और यही कच्ची चट्टान है। 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है तो शिवालिक में आम है क्या? कटान होना, भूस्खलन होना। ठीक है, दूसरा जो आपका मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का हिस्सा है, कौन सा वाला? मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का। जैसे ये आपका क्या है? ये आपका शिवालिक है, ये मध्य हिमालय है, ये बृहद हिमालय। खासकर इन क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि हिमालयी क्षेत्रों से ठंडी हवा उतर रही होती है, समझ गया ना? और यहां से जा रहा होता है गर्म मानसून, यही घुमाता है इनको और यही बनाता है क्या? बादल। और बादल फटने की घटना उन क्षेत्रों में, तो भूस्खलन उन क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा होता है। अक्सर आप सुनते होंगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और टिहरी, क्योंकि मध्य हिमालय के जॉइंट पर यही जिले हैं। और बादल फटने की घटना हर साल सर्वाधिक कहां होती हैं? 90% तक बादल फटने की घटनाएं कहां होंगी? इन क्षेत्रों में। ठीक है, बाकी भूस्खलन
संवेदनशील जोन आपका अलकनंदा की पूरी घाटी बन गई है, केदारनाथ की पूरी घाटी भूस्खलन जोन में आ गई है। समझ गया ना, क्योंकि नदी ने ऐसा काट दिया है कि अब भविष्य में वो जो आपका क्या लटके हुए आपके क्षेत्र हैं वो कभी भी गिर सकते हैं। और जहां जहां आपकी बड़ी सड़कें काटी जा रही हैं, टनल बनाई जा रही हैं, वहां तो भूस्खलन का खतरा हमेशा रहता ही है। ठीक है ये। और आपका भूस्खलन क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा वाला है? सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है भूस्खलन से? शिवालिक है। ठीक है, बाकी अलकनंदा घाटी और मध्य हिमालय हो गया। वनाग्नि, वन आपको पता है उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट? लगभग 65% पर वन है। भूभाग तो वही है ना, वैसे कितने हैं? 45% पर तो वन है ही ना, लेकिन पूरे भूभाग में कितने पर? 65% पर वन भूमि है। ठीक है, और आए दिन वनुमा आग लगते रहती है। कई बार वनुमा आग क्या प्रकृति के कारण भी लगती है, कई बार लोगों के कारण। ठीक है, लोग जो ग्वाला जाते हैं, जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, बीड़ी फूकते हैं, फिर बीड़ी फूक करके क्या माचिस भी छोड़ देते हैं, सॉरी वो तीली भी छोड़ देते हैं जली हुई, ऐसे रास्ते से चल रहे हैं, जलाई फेंक दी। बीड़ी जब खत्म होने वाली है, लास्ट वाली कस तो और ज्यादा कस के मारते हैं, क्योंकि लास्ट ही है वो। और लास्ट वाली कस में जो बीड़ी सुलगे रहती है ना, वो जाकर के कहां गिरती है? जब जमीन में गिरती है तो एकदम। और आपके यहां अधिकतर हो गया है पिरूल, चीड़ का जो क्या है, एक तो सूखती जल्दी है, दूसरा क्या होता है, रेजिन होता है, उसमें आग पकड़ता है वो तेजी से। तीसरा क्या है, जहां पिरोल गिरती है वहां हरी घास भी नहीं उग पाती है, क्योंकि वो तो सब आवरण ढक देता है। चौथा क्या है, जहां चीड़ की वनस्पतियां वहां जल स्तर गिर जाता है, पृथ्वी का नमी खत्म हो जाती है। समझ गया ना, सब कारण बन जाते हैं चीड़ से। ठीक है, बीड़ी पीने वाले ने पी और सुलगा करके फेंक दी, लास्ट में तो और सुलगाता है, मैं बता रहा हूं। समझ गया ना, बीड़ी पीने वाले को देखिएगा, जब फेंकने वाली कस होती है वो क्या होती है, उसमें बीड़ी आपने देखना आवाज करती है, चढ़ 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 करके। समझ गया ना, वहां तक खींचता है, फिर वो फेंकता है, फिर लगती है उसमें अच्छी वाली, वो तो निकल जाता है। जब तक वो पीछे मुड़ के देखता है तब तक धधक गई होती है आग। और जंगल की आग दावानल बोलते हैं भाई, ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं। जब भड़कती है ना, फिर हरा पीला कुछ नहीं देखती, फिर तो भड़क गई, फिर नियंत्रण करना मुश्किल है। ठीक है, तो वनाग्नि पिछले साल ही 2300 घटनाएं घटित हुई थी, जबकि ठीक ठाक बर्फ गिरी थी पहाड़ों में। और इस साल बर्फबारी नहीं हुई है, धूप पहले से ही तीव्र है, क्योंकि फायर सीजन होता क्या है बताओ आपको? नवंबर में क्या होता है? पहले होगा पतझड़। क्या होगा? पेड़ों की अधिकतर पत्तियां क्या होती हैं, जो पूरी तरीके से पतझड़ में रखते हैं वो तो गिराते ही हैं, और जो आपके क्या होते हैं, पतझड़ नहीं भी होते हैं, उनकी भी पुरानी पत्तियां क्या होती हैं, गिर जाती हैं ना। हाँ, एक चीज ठीक, दिसंबर से क्या हो जाता है, बहुत तीव्र पाला। पाला क्या करता है, इन गिरी हुई पत्तियों को सुखाता है, और सारी हरी घास भी सूख जाती है पाले से, जो जमी भी होगी, सारा क्षेत्र क्या हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है, जनवरी में बारिश होती है तो इनके ऊपर नमी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी तक, जनवरी में जो बारिश होती है 15 के आसपास, फरवरी तक बड़ी साफ धूप देती है, फिर क्योंकि सब धुंध वगैरह हट जाती है, मिट्टी वगैरह सब जो धूल वगैरह पोल्यूशन है वो सब कहाँ आ जाएगा, मिट्टी के पानी के साथ नीचे आ गया, वर्षा के साथ। अब धूप क्या है, डायरेक्ट है, साफ है। समझ गया ना। अब ये जो पत्ते गिरे थे ना पतझड़ में, सूखे हुए, और जब आपकी घास सूख रखी थी, अब वो कड़क हो जाएगी, अच्छी। समझ गया ना, और नीचे तल पूरा सूखा हुआ है। समझ गया ना। अब क्या होगा, जनवरी फरवरी मार्च के बाद धूप बढ़ती रहेगी, पानी का स्तर क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। पानी स्तर जैसे गिरेगा, समझ गया ना, जो वनों के आपके सर्किट, जैसे ये वन क्षेत्र है तो आपने देखा होगा यहाँ एक खोला होता है, फिर यहाँ एक खोला होता है ना, अलग अलग, तो ये भी सूख जाते हैं, तो इनके ऊपर भी ये पत्तियां सूख जाती हैं। सब पानी सूख गया, उनके ऊपर पत्तियां गिरी, पत्तियों का पुल बन गया सूखी पत्तियों का। अब लगी यहां पर आग, तो ये यहां भी पार कर जाएगी और यहां भी पार कर जाती है या नहीं, समझ रहे हो। इतनी तीव्र होती है ना कि सड़क गुजर रही है इतनी चौड़ी, यहां के पौधे, समझ गया ना, यहां वैसे आग जानी नहीं चाहिए ना, लेकिन यहाँ के ये जो झुके हुए पौधे होते हैं, हवा की लपटें इतनी तेज होती हैं कि यहाँ के झुके हुए पौधों को पकड़ लेती है।
इतनी तीव्र होती है जंगल की आग। समझ गया ना। तो फायर सीजन शुरू होता है फरवरी लास्ट से, समझ गया ना, क्योंकि उस तब तक अनुकूल दशा बन जाती है। इसीलिए वन विभाग के लिए, वन विभाग को दुआ करना चाहिए कि फरवरी में बर्फ गिरे, काम ही खत्म हो जाता है। फरवरी में बर्फ गिरेगी तो मार्च अप्रैल तक नमी रहेगी, और बर्फ गिरने से जो नमी होती है ना, उससे घासें बहुत जल्दी उगती है। जितनी जल्दी हरियाली आएगी, आग लगने की दशाएं उतनी ही कम हो जाएंगी। ठीक है। और उत्तराखंड में तो बहुत बड़ी समस्या बन गई है जंगल की आग। न सिर्फ प्राकृतिक आवरण नष्ट हो रहा है, समझ गया ना, उससे कई तरह के रोग हो रहे हैं, आंखों से संबंधित, सांसों से संबंधित, समझ गया ना। उसके अलावा हिमालय की पिघलने की गति बढ़ रही है गर्मी से। उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या छोड़ रहे हैं पौधे, उससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, सब समस्याएं हो रही हैं। और आपने देखा होगा कि गांवों के आसपास जो जंगलों से आने वाले जल है, उसमें भी लगातार कमी हो रही है, क्योंकि नई वनस्पति पूरी तरीके से जल जाती है। पुराने वृक्ष तो जड़ों में जान होती है, वो फिर पनप जाते हैं अगले साल आने आते तक, बरसात आते आते। लेकिन जो नई पौधी जन्मी होती है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो उसका स्थान लेगी गिरने के बाद, वो तो खत्म हो गई अगली पीढ़ी। समझ गया ना। बहुत सारे आपके पशु पक्षियों के आश्रय छिन जाते हैं, वो विलुप्तिकरण की कगार पर है, खाना नहीं होता है कई दिनों तक उनका, बच भी गए तो, नहीं तो जल करके राख हो जाते हैं। समझ गया ना। पक्षियों के अंडे जल जाते हैं, पक्षी जल जाते हैं, समझ गया ना, क्योंकि उनको भी लालच होता है ना बच्चों को बचाने का। छोटे बच्चे हैं, अंडे दे रखे हैं मान लो, समझ गया ना, और वो बैठा हुआ है घोंसले में, उठता नहीं, आग भी लग गई तो ममता होती है ना, उठेगा ही नहीं, खुद भी जल जाता है। कई जगह पर जंगल में पड़े हुए मिले रहते हैं, वहीं पर भुने रहते हैं वो, समझ गया ना। तो बहुत सारे जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। ये केवल इकोसिस्टम के लिए नहीं, मानव जाति के लिए नहीं, इकोसिस्टम के लिए और आपके किसके, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत घातक है जंगल की आग। इसे आमतौर पर साधारण माना जाता है, क्योंकि मनुष्य सीधे प्रत्यक्ष प्रभावित नहीं हो रहा होता है, लेकिन ये बहुत भयंकर आपके क्या है, प्राकृतिक घटना है। ठीक है। और लास्ट है क्या, ग्लेशियरों का टूटना। ग्लेशियरों का टूटना, समझ गया ना, ग्लेशियरों के पिघलने की दर पर निर्भर करता है। समझ गया ना। मान लो ये ग्लेशियर है यहां पर से, समझ रहे हो, अगर ये यहां तक पिघल गया है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो इसका बेस खत्म हो जाता है। ठीक है। यहां से अचानक पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो गई, समझ रहे हो, तो यहां पर क्या पिघलने से, मान लो पहाड़ में यहां खड्डे है, यहां पर पानी भी तो जमा होगा, समझ गए। और जब ये ग्लेशियर फटता है, समझ गए ना, बेस के खत्म होने के कारण, तो ये इसका पानी कहाँ आता है अंधाधुंध, नदी में, घाटी में। और नदी घाटी में जो भी होता है उसको नुकसान पहुंचाता है। जैसे मैंने शुरू में ही उदाहरण दिया था किसका, ऋषि गंगा का दिया था ना। तो वो इसी लास्ट परिणाम क्या माना गया उसका, ग्लेशियर का फटना माना गया, समझ गया ना। तो उत्तराखंड में आने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो ये है। ठीक है। बाकी आपका प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण के तो मैंने बता दिए कि इसमें बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है। बाकी जो आपदा प्रबंधन और उसका ढांचा है वो लिखोगे अब। ठीक है।